अध्याय 31। अगले दिन सुबह सुबह शैतान महल में कोई व्यक्ति शेनली को बुलाने आया। काउंसिल हॉल में शैतान राजा ऊपर बैठा था। मो फैंग एक तरफ खड़ा था और दूसरी तरफ कुछ सैनिक खड़े थे। शेनली को हॉल में प्रवेश करते देख शैतान राजा ने सैनिकों को जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर कहा, कल रात फू रोंग जून शैतान के दायरे से होते हुए मानव क्षेत्र में चला गया। शेनली दंग रह गया। दूसरी तरफ मो फैंग ने तुरंत अपना सिर झुकाया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी, यह सब मो फैंग की गलती है। मैक फोंग पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और फोर्ट डुंग अमर भगवान को खोजने और वापस लौटने के बाद वह सभी दंड स्वीकार करेगा। अचानक क्यों? थाम लाई ने मैक फोंग को देखा, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ, और शून्यता से कहा, क्या तुमने उसे मारा? थाम ली ने यूं ही पूछा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैक फोंग ने वास्तव में सिर हिलाया और भारी स्वर में कहा, मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसे सिरदर्द था और उसने असहाय होकर अपनी भौहों को रगड़ा। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और उस पर कदम रख दिया। थाम लाई ने मैक फोंग के हल्के कवच को देखा जो अभी तक बदला नहीं गया था, यह सोचकर कि उसने शायद कल से इसे नहीं उतारा है। उसके पैरों में विशेष रूप से बने काले स्टील के जूते थे जो सभी प्रकार की कठोर परिस्थितियों से निपट सकते थे। बहुत आक्रामक। थाम ली के दिमाग में फाट डुंग क्वान की पतली चमड़ी और मुलायम शरीर की छवि कौंधी। अचानक उसे लगा कि मैक फोंग की लात ने उस आवारा टिएन क्वान को एक करारा सबक दे दिया है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, थाम ली ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या वह अभी भी इतना छोटा है? वह पिटने के बाद भाग गया। क्या वह सोचता है कि वह किसी को धमका सकता है? इसके अलावा मानव दुनिया में कोई राक्षस या भूत नहीं है। वे उसे मार नहीं सकते, बस उसे अकेला छोड़ दो। नहीं, शैतान राजा ने शेनली को पीले कागज का एक टुकड़ा दिया। कल रात स्वर्गीय सम्राट ने एक जरूरी आदेश जारी किया जिसमें भगवान फू रोंग को 3 दिनों के भीतर स्वर्ग लौटने का आदेश दिया गया। शेनली दंग रह गया। शराब बनाने वाली महिला के पत्र के बारे में सोचकर जो उसने एक दिन पहले जिंगजी को दिया था, इस अचानक आदेश का उद्देश्य गुप्त रूप से समझ गया। हालांकि उस व्यक्ति ने परवाह न करने का नाटक किया, लेकिन उसने बहुत जल्दी काम किया। स्वर्ग के सम्राट की इच्छा इतनी जल्दी पारित हो गई, उसने पत्र में कुछ और कहा होगा। थाम ली ने अपनी आंखें नीची कर ली, एक पल के लिए यह नहीं जानते हुए कि उसके दिमाग में क्या था। इसलिए 3 दिनों के भीतर आपको निश्चित रूप से फाट डुंग क्वान को यहाँ वापस लाना होगा, दानव राजा ने उदासीनता से कहा। लेकिन सौभाग्य से मानव क्षेत्र में समय धीरे धीरे बीतता है, इसलिए खोज करने के लिए अभी भी बहुत समय है। शेनली ने सिर हिलाया। मो फांग को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुकाते हुए देखा, फिर दानव राजा को देखा। तो इस बार आप चाहते हैं कि मैं उसकी तलाश करूं? महाराज, यह सब मैक फोंग के कारण हुआ है। हमें राजकुमार को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। दानव राजा ने अपना हाथ हिलाया और मो फैंग को टोका। मानव क्षेत्र में समय धीरे धीरे बीतता है। इस यात्रा का महत्व फू रोंग को जल्दी या धीरे धीरे वापस लाना नहीं है, बल्कि इन युवा लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का मौका देना है। लेनी, क्या तुम समझ गई? इस विवाह को टाला नहीं जा सकता, इसलिए उसे भगवान फाट डंग के प्रति भावनाएं रखनी होंगी, और साथ ही भगवान फाट डंग को भी उसके प्रति भावनाएं रखने के लिए प्रेरित करना होगा। थाम ली ने सिर हिलाया। वापस जाओ और सामान बांधकर तुरंत मानव लोक के लिए निकल जाओ। मैक फोंग ने यह देखा और शुरू में उसे रोकना चाहता था, लेकिन दानव राजा के अभी अभी कहे गए शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मानो उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो।
जो इतनी दर्दनाक तरीके से चुभ रही हो कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। शैतान राजा ने निर्देश देना जारी रखा, जनरल मैकफोंग के लिए लॉर्ड फाट डुंग पर हमला करना अपने वरिष्ठों का अनादर करने के ऐसे मामले में अभी भी नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। उसे दंडित मत करो, थाम ली ने कहा। तुमने उसे मुझे मारने के लिए कहा था। अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो मुझे सजा दो। तब तक रुको जब तक मैं फाट डुंग क्वान को वापस नहीं ले आता और फिर माँ क्वान के पास अपनी सजा पाने के लिए जाता हूँ। यह कहने के बाद उसने दानव राजा को सलाम किया और नगीसू पैलेस से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मैकफोंग ने जमीन पर घुटने टेक दिए और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब थाम ली महल से बाहर निकली तो उसने केवल नहुक नहा को सूचित किया। उसने एक बार भी हान ची के विला की ओर नहीं देखा। उसने सोचा कि अब वैसे भी उनका कोई रिश्ता नहीं है। जब वह मानव दुनिया में पहुंची, सूरज चमक रहा था, आसमान साफ था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। थमली बादलों पर सवार होकर शाही शहर के एक छोटे से कोने में उतरी। ताज़ी हवा में सांस लेते हुए जो लंबे समय से नहीं आई थी, थामली ने अनजाने में ही हाथ बढ़ाया, एक गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली। अचानक एक छायादार जगह ढूंढना चाहा, जैसे कि अंगूर की जाली के नीचे झपकी लेने के लिए। उसने सोचा, अगर उसके कान अभी भी उस रॉकिंग चेयर की चरमराहट की आवाज सुन सकते हैं जो उसे सोने के लिए लुभा रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एक गहरी सांस लेते हुए थाम ली ने अपनी आंखें खोलीं और अपरिचित गली को देखा, हल्के से मुस्कुराई। वह क्या सोच रही थी? वह पहले से ही अतीत था। जब वह दानव क्षेत्र से बाहर निकली तो सैनिकों ने उसे बताया कि फाट डुंग की सेना डुओंग चाउ की ओर बढ़ रही थी। लेकिन थाम ली को इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले बादलों पर सवार होकर राजधानी पहुंची, फिर फाट डुंग क्वान को खोजने से पहले उसे पहले मौज मस्ती करनी थी। इस बार पीछा करने वालों के बिना शेन ली को बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। वह खास तौर पर रेशमी कपड़े पहनकर बाजार गई, सड़क के स्टॉल के पास से घमंड से चलती हुई, जिससे उसके दिल को लगा कि उसने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया है। बाजार में घूमने के बाद शेन ली अपनी यादों का पीछा करते हुए उस छोटे से आंगन को ढूंढने लगी जहां हान वान रहा करता था। पिछली बार जब वह आई थी तब से कई दशक बीत चुके थे। सड़कों और गलियों का आकार सब बदल गया था और हान वान का जला हुआ छोटा आंगन भी फिर से बन गया था। बस दिखावट पहले जैसी नहीं है। वह कुछ देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रही। कुछ बच्चे खेलते हुए उसके पास से गुजरे, पूरे रास्ते खिलखिलाते हुए, जिससे जगह की शांति भंग हो रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो हान वान के आंगन में पहले कभी नहीं हुआ था। उस आदमी को शांति पसंद थी। यह पूरी तरह से बदल गया था। थाम ली ने मुड़कर देखा और वह चौथे राजकुमार की हवेली में वापस आ गई। शाही निवास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह अभी भी वही है। अंदर के मंडपों और टावरों का नवीनीकरण किया गया है ताकि वे पहले से अधिक शानदार और राजसी बन सकें। बस बात यह है कि यहाँ के मालिक लोग बदल गए हैं। शेन ली को अचानक उस मूर्खतापूर्ण छोटे कमल के फूल के बारे में याद आया। क्या वह अभी भी झील में मुरझा रहा था? शेन ली अचानक जानना चाहती थी कि राजकुमार रुई और उस महिला के लिए क्या परिणाम होगा जिसे वह अतीत में बहुत प्यार करता था। उसने ब्लाइंड आई एक मंत्र प्रदर्शित करने के लिए एक बटन दबाया और मुख्य द्वार से प्रवेश किया, लेकिन चारों ओर घूमने के बाद उसने पाया कि उस समय की झील को भर दिया गया था और उस पर एक इमारत बना दी गई थी। शेन ली चुप थी। रॉयल पैलेस में पुराने राजकुमार ड्यू का कोई निशान नहीं था। नए मालिक ने इस जगह को अपनी पसंद की शैली में एक आकाश में बदल दिया था। एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई चीजें पहले जैसी नहीं रहीं।
लोग अब वहां नहीं रहे। थाम ली को अचानक थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ। उसे लगा जैसे यह घटना अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। इस दुनिया की जो यादें उसके पास थी, उनका कोई निशान नहीं रह गया था। जैसे इस दुनिया ने त्याग दिया हो। यहाँ तक कि क्या यह संभव है कि इस दुनिया में कोई हान यूं नहीं था, यह सब उसका भ्रम था। वह अचानक चौंक गई और इसे सत्यापित करना चाहती थी। वह उस जगह को खोजने के लिए भूमिगत हो गई जहां शाही महल की इतिहास की किताबें रखी गई थी। उस वर्ष की घटनाओं को दर्ज करने वाली पुस्तकों को खंगालना। उस वर्ष रुई राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने बड़े भाई को मार डाला और रुई राजकुमारी मर गई और वापस जीवित हो गई, लेकिन अंत में उसने अपने जीवन के बाकी समय के लिए महारानी की उपाधि स्वीकार नहीं की। वह एक नन बन गई और अपना पूरा जीवन प्राचीन बौद्ध दीपक के साथ बिताया, और उसकी वजह से रुई राजा ने कभी रानी की स्थापना नहीं की। इसके पीछे का कारण इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था, शायद इसलिए कि इतिहासकारों को लगा कि यह सम्राट के उदात्त जीवन में कलम का एक तुच्छ प्रहार था। थाम ली ने कुछ रेखाचित्रों को देखा, फिर ट्यू हा के बारे में सोचा जो लापरवाह थी। दीप थी की तुलना में उसके पास उसके लिए कलम का एक भी स्ट्रोक नहीं था। उसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता, शायद सम्राट भी भूल गया हो। आखिरकार सम्राट के कारण कई लोग मारे गए। उसकी उंगली ने किताब के एक पन्ने को छुआ। उसकी नज़र चुपचाप 4 शब्दों राष्ट्रीय शिक्षक हान वान पर रुक गई। वह व्यक्ति था जिसका राजा ड्यू ने अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान किया था, लेकिन उसने उपाधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद राजा ड्यू ने मरणोपरांत उन्हें ग्रैंड नेशनल टीचर की उपाधि प्रदान की। इस दुनिया में उनके द्वारा छोड़े गए निशान केवल थोड़े से थे। इस पृष्ठ को पलटना किसी और का इतिहास होगा। थाम ली को अचानक अजीब लगा। आखिर वह क्या जांचने की कोशिश कर रही थी, क्या खोजने की कोशिश कर रही थी? भले ही पूरी दुनिया हान वान को याद करती हो, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना है? उसकी यादें केवल उससे ही संबंधित हैं, वे केवल उसकी यादें हैं। इसके अलावा चाहे हान वान असली हो या नकली, वह अतीत बन चुका है। अतीत को फिर से नहीं पाया जा सकता। थाम ली ने अपना माथा थपथपाया और सिर हिलाते हुए धीमे से हंसा। वह स्मृति के कारण इतनी अनिश्चित कैसे हो सकती है? यह वास्तव में राजा बिजथुओं की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। थाम ली ने खुद को छिपाया और शाही महल छोड़ दिया। बाहर निकलते ही उसके कदम अचानक रुक गए। फिर वह मुड़ी और 2 बोतल शराब खरीदने के लिए बाजार चली गई, फिर इत्मीनान से शहर से बाहर निकल गई। उपनगरों में छोटी नदी के किनारे पहुंचकर थाम लाई ने अपने कपड़े झाड़े और घास पर बैठ गया और जोर से पुकारा, तुम कब तक मेरा पीछा करना चाहते हो? सफेद कपड़े पहने आदमी चुपचाप पेड़ के पीछे से बाहर आया। अपने ठिकाने का खुलासा होने पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। वह शांति से थाम लाई के बगल में बैठ गया और उदासीनता से बोला, तुम्हें कब पता चला? मेरे प्रभु, शेन ली ने उसे शराब की एक बोतल थमा दी। अगर शेन ली इतना मूर्ख होता तो उसे युद्ध के मैदान में बहुत पहले ही मार दिया गया होता। जिंगजी मुस्कुराया और शराब की बोतल ली और उसे हिलाया। वे दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। कल दिव्य भगवान, वे दोनों एक ही समय पर बोले, फिर एक ही समय पर फिर से चुप हो गए। अंत में जिंगजी मुस्कुराया और कहा, कल मेरी गलती थी। मैंने मूल रूप से आज आपसे माफी मांगने की योजना बनाई थी। अंत में मैं उठा और पाया कि आप पहले से ही मानव क्षेत्र में आ चुके थे, इसलिए मैं आपके पीछे यहाँ आ गया। उसकी नज़र बहते पानी पर पड़ी, जो चमकती हुई रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था।
उसका लहजा हल्का था, लेकिन फिर भी अक्सर माफी न मांगने से शर्मिंदगी की हल्की आह सुनी जा सकती थी। क्षमा करें। शेन ली का व्यक्तित्व हमेशा नरम था और कठोर नहीं था। जिंगजी ने जो कहा उससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह कुछ भी नहीं है। आखिरकार फू रोंग जून को धमकाने के अभी भी कई तरीके हैं। इसके अलावा दैवीय राजा पर क्रोध निकालना, दानव राजा की शिक्षाओं का उपयोग करके बोलना निम्न वर्ग के प्रति अपमानजनक है। और शेन ली भी दोषी है। हान ची चुप हो गया। वे दोनों एक बार फिर चुप हो गए। इससे पहले शेन ली ने कुछ तय कर लिया था और अचानक अपने सामने घास की ओर इशारा करते हुए कहा, एक समय था जब मैंने अपना असली रूप दिखाया और वहां पड़ा रहा, थका हुआ और हिलने में असमर्थ। मैं अपने जीवन में कभी इतना दुखी नहीं हुआ। जैसे कि कुछ याद करते हुए जिंगजी की आंखों में मुस्कान आ गई। शेन ली ने अपना सिर घुमाया और उसकी थोड़ी टेढ़ी आंखों को देखा और उसके दिल में एक जटिल संघर्ष महसूस हुआ। उस समय जब मुझे किसी ने उठाया, हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैं बच गया, जैसे कि मैं किसी किंवदंती के नायक से मिला हूँ। वह हंसी। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं अपने हीरो से मिली, लेकिन वह एक बेहद साधारण इंसान था। जब मैंने उसका गला घोंटा तो मुझे उसका दम घोंटने के लिए बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह उस पल से ही हुआ होगा जब मेरे मन में हान वान के लिए भावनाएं विकसित हुई थी। यह पहली बार था जब उसने हान ची के सामने शांतिपूर्वक हान वान का जिक्र किया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब हान जी की आवाज नहीं सुनी गई, तो उसने एक हल्की आह भरी और कहा, मेरे स्वामी हान यूं। शेन ली बेवकूफ नहीं है। छोटी नदी चुपचाप बह रही थी। बहते पानी की आवाज शेन ली के शब्दों के साथ मिलकर उसके कानों में धीरे से घुसी। हान जी हंसा। हमें फिर से खोज लिया गया है। अध्याय 32। आसमान धीरे धीरे काला होता गया। सूर्यास्त की चमकदार रोशनी ने छोटी नदी को ढक लिया, जिससे यह असामान्य रूप से सुंदर दिखने लगी। यह दानव क्षेत्र में एक दुर्लभ दृश्य था। शेन ली ने चमचमाते सुनहरे पानी को देखा और शराब का एक घूंट लिया। वास्तव में मैंने इसे बहुत समय पहले खोजा था। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ ठीक था, तो तुम इतनी मेहनत करने वाले मनुष्य बनकर निचली दुनिया में क्यों आए? हाँ, हान ची ने अपना सिर हिलाया। यह स्थिति वास्तव में कठिन है। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। इसके अलावा, जब तुम मेरे जितना लंबा जीवन जियोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। बोरियत उसके लिए बहुत सी चीजें करने का कारण बन जाएगी। पहले तो मैं केवल एक साधारण नश्वर के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता था। एक ऐसा जीवन जीना चाहता था जो नश्वर लोगों को जीना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हान ची असहाय होकर हंसा। पुनर्जन्म के मार्ग ने मुझे एक नश्वर शरीर दिया है, लेकिन मेंग पो सूप मेरी दिव्य यादों को मिटा नहीं सकता। थाम ली दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में पुनर्जन्म लेगा और मेंग पो सूप पिएगा। लेकिन मेंग पो सूप का एक कटोरा किसी देवता की यादों को मिटा नहीं सकता। इसलिए हान वान कई अजीब संरचनाओं को जानता है, लेकिन उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि कोई भूत भी उन्हें नहीं देख सकता। थामली ने समझा, एक नश्वर का शरीर इतनी सारी यादें नहीं रख सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक बीमारी है। शेन ली की आवाज अचानक बंद हो गई। अगर तुम्हें सब कुछ याद है, तो तुम मुझे न जानने का नाटक क्यों कर रहे हो? हान ची चुप था। उसने अपना सिर झुकाकर शेन ली को देखा। यही कारण है कि तुमने मो फैंग को सीमा से शाही राजधानी में वापस खदेड़ा था, क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरा व्यक्ति उसकी वजह से उलझे। यह सही है। जब वे हान वान थे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे थाम ली को स्वीकार करेंगे, और अपने पद पर लौटने के बाद तो यह और भी असंभव हो गया। एक दूसरे को पहचानने की तुलना में
क्या अजनबी होने का नाटक करना बेहतर नहीं है? थामलाई ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसका यही मतलब था। प्राचीन देवता संभवतः हान वान के लिए उसकी भावनाओं का प्रतिदान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे न जानने का नाटक किया, ताकि वह हान वान के लिए अपनी भावनाओं को उन्हें भेजना जारी न रखे। क्या आप उसकी सारी लालसा को खत्म करना चाहते हैं? थामली ने हंसते हुए कहा, हान ची, क्या आप जानती हैं कि कौन सी हरकतें दूसरे व्यक्ति को आपसे प्यार नहीं करने देती हैं? उसने आह भरी। तुम्हारी हरकतें साफ तौर पर लोगों को लुभा रही हैं। या शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। हान ची की आंखें थोड़ी हिल गईं। क्या तुम बहक रही हो? वह स्पष्ट रूप से उनके रिश्ते को खत्म करना चाहता था और फिर भी उसने ये शब्द कहने की हिम्मत की। कैसा आदमी है जो जो चाहता है करता है। थामली ने शराब की बोतल पकड़ी और जोर से हंसा। क्या यह संभव है? उसने अपनी हंसी रोकी और कहा, महाराज, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। राजा बी शांग शेनली इतने अनुचित कैसे हो सकते हैं? जब वह मानव क्षेत्र में था, तो शेनली का सामना केवल नश्वर जिंग युन से हुआ था, इसीलिए वह प्यार कर सकता था। लेकिन अब आप एक प्राचीन देवता हैं। मैं अपनी भावनाओं को आप तक कैसे भेज सकता हूँ? जिंग जी की उंगलियां कस गईं, लेकिन उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। शेनली ने बोलना जारी रखा, पहचान में बदलाव से कई चीजें बदल जाएंगी। जैसे सम्राट ने सिंहासन के लिए अपने भाइयों का नरसंहार किया, जैसे राजा रुई ने अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार किया, लेकिन अंत में परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए देश और दुनिया की खातिर कई रखैलों से शादी की। यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि केवल भाग्य के कारण था। यदि एक दिन युद्ध के मैदान में थामली आपसे मिलता है, तो मैं पूरी तरह से राजा बिचथुओंग थामली हो जाऊंगा। हान ची ने थामली को देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। थामली ने हंसना जारी रखा, बेशक, दानव क्षेत्र और स्वर्गीय क्षेत्र विवाह करने वाले हैं, इसलिए वह दिन शायद नहीं आएगा। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप हान वान नहीं बनना चाहते तो हान वान भी नहीं रहेंगे। इसमें छिपाने या छद्मवेश धारण करने लायक कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो हान वान पहले ही मर चुका है और अब मेरे सामने भगवान है। हान ची ने बीच में टोकते हुए कहा, थामली, शुरू से अंत तक हान वान और हान ची एक ही व्यक्ति हैं। हान वान मानव दुनिया में रहने वाला हान ची है। यादें और व्यक्तित्व वही हैं, बस एक अलग शरीर में बदल गया है। अपने दिल में वह नहीं चाहता था कि थामली इतनी विभाजित हो। थामली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए यह बिल्कुल भी समान नहीं है। इसलिए थामली ने उसके साथ शराब की बोतल खनकाई। भगवान हान ची, मैं आपका राजा बिचथुओंग बनूंगा और भगवान फाट डुंग से शादी करने के आपके आदेश का पालन करूंगा। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शराब की बोतलें आपस में टकराकर किंग जैसी आवाज करती हैं। उस तीखी आवाज से होने वाला झटका उसके सीने में घुस गया लगता है, जिससे उसका दिल अनजाने में ही धड़कने लगता है। दर्द की एक लकीर चुपचाप उसके खून में फैल जाती है, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन एक लंबी चुप्पी के बाद उसने फिर भी अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर महामहिम ऐसा सोच सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सूरज ढल चुका था। डूबते सूरज की हल्की रोशनी अभी भी बनी हुई थी। शेनली ने जग में शराब पीना पहले ही खत्म कर दिया था। उसने सुविधाजनक तरीके से जग को छोटी नदी में फेंक दिया। एक प्लॉप ध्वनि ने इस संवाद को समाप्त कर दिया। शेनली ने खड़े होकर कहा, शहर का द्वार शायद बंद होने वाला है। अब से शेनली को इस राजधानी में आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को खोजने के लिए यंगझौ जाना चाहता हूँ। दिव्य भगवान की क्या योजना है?
हान ची ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्नाटे में अचानक पीछे से कुछ अजीब कदमों की आवाज सुनाई दी। अजीब इसलिए क्योंकि थाम ली और हान ची दोनों ही आसानी से सुन सकते थे। ये निश्चित रूप से नश्वर लोगों के भारी कदमों की आवाज नहीं थी। थाम ली का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह नीचे झुक गई। इस नदी के किनारे का भूभाग थोड़ा नीचा था। इसके अलावा रास्ते में पेड़ और घास भी थे। रास्ता ऊपर था। इस समय आसमान में बस अंधेरा छा रहा था। अगर आप ध्यान न दें तो आप नहीं देख पाएंगे कि इस घास के मैदान में कोई है। हान ची ने थाम ली के उदास चेहरे को देखा और हंसा। क्यों छिप रहे हो? थाम ली ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? उसने नदी के किनारे की ओर देखा और एक सांस ली। यह आभा बहुत अजीब है और यह अच्छी नहीं है। और यह शाम के समय प्रकट हुआ। वह समय जब मानव संसार में बुरी आत्माएं अपने सबसे भारी रूप में थीं। फिर भी आपको मुझे घसीटने की जरूरत नहीं थी। हान ची ने थाम ली के हाथ को देखा जो उसे घास पर दबा रहा था। थाम ली खांसने लगा और फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। अभी सब कुछ ठीक था, लेकिन इस स्थिति में शेन ली ने अभी भी अनजाने में जिंगजी को उस कमजोर नश्वर के रूप में माना जिसे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। वह भूल गई कि उसके सामने वाला व्यक्ति दिव्य भगवान जिंगजी था। तीनों लोकों से गुजरते समय भी उसके आसपास के लोग केवल उसे रास्ता देते थे। लेकिन शेन ली को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह जिंगजी को जाने देगी, वह वास्तव में ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं है और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए खड़ा हो जाएगा। बेहद घमंडी। यह सही है। शेन ली यह कैसे भूल सकती है कि जब वह अभी भी कमजोर जिंग युन था, कई लोगों से घिरा हुआ था, तब भी यह आदमी क्राउन प्रिंस के सामने बेशर्मी से खड़ा हो सकता था और उसके शरीर को छेड़ सकता था। अब तो उसके पास एक दिव्य भगवान का शरीर था। चाहे उसके चेहरे पर कितनी भी शांति और सहजता क्यों न हो, वह अब भी उतना ही अहंकारी था। इस आवाज ने पास से गुजर रहे 4 लोगों को चौंका दिया, जिनमें से एक को ऐसा लग रहा था कि बाकी 3 लोग उसकी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए उसके साथ चल रहे थे। शेन ली ने शांति से ऊपर देखा। लहराते दुपट्टे के नीचे उसने उस व्यक्ति के सिर पर हिरण के सींग देखे। इस भूमि को याद करते हुए उसने पुकारने की कोशिश की, हुलू। जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था उसका शरीर कांप उठा। हालांकि उसने अभी तक कोई आवाज नहीं की थी, उसने पहले ही शेन ली की पुकार की पुष्टि कर दी थी। हुलू एक पृथ्वी अमर था, स्वर्गीय क्षेत्र के आदेश के बिना, जो लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा ये 3 लोग पहली नजर में स्वर्गीय क्षेत्र के सैनिक नहीं थे। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, काले कपड़े पहने नेता ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली थी और बिना कुछ कहे उन पर वार कर दिया था। शेन ली ने अपनी मुट्ठी भींच ली और इससे पहले कि लाल भाला दिखाई दे, उसका कंधा दबा हुआ था। शेन ली ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। तभी उसने देखा कि उसके पीछे से अचानक पानी का एक स्तंभ फूट पड़ा और आगे की ओर बढ़ गया। फुसफुसाहट की आवाज के साथ काले कपड़े पहने आदमी का पूरा शरीर भीग गया। फिर ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। काले कपड़े पहने आदमी जमीन पर जड़वत लग रहा था, हिलने में असमर्थ। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बर्फ की पतली चादरों में तब्दील हो गया, जिससे वह जम गया। काले कपड़े पहने 2 लोगों ने यह देखा और भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हान ची ने अपना हाथ हिलाया, बाकी 2 वहीं जम गए। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। बर्फ जमाने की तकनीक? नहीं, यह चित हुई तकनीक है। थाम ली पानी के जादू से परिचित नहीं थी, इसलिए उसे कुछ भी भयानक नहीं लगा। वह आगे बढ़ी और हो लोग की ओर चली गई,
उसके सिर को ढकने वाले बड़े दुपट्टे को हटाया और देखा कि हो लोक के सिर पर सींग प्रकाश की किरण से घिरा हुआ था। प्रकाश उसके सिर के ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था, उसके मुंह को कसकर बांध रहा था और उसके कॉलर में घुस गया, उसके गले को दबा रहा था। थामली ने भौहें सिकोड़ी, यह किस तरह की मुहर है। उस समय हान ची ने भी काले कपड़े वाले आदमी का घूंघट हटा दिया। काले कपड़े वाले आदमी को अपनी ओर बड़ी बड़ी आंखों से घूरते देखकर हान ची ने अपनी पलकें खींची और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया। काले कपड़े वाला आदमी और भी क्रोधित हो गया, लेकिन हान ची ने अभी भी पलकें नीचे खींच रखी थी। थामली का सवाल सुनकर हान ची ने अपना सिर घुमाया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने काले कपड़े पहने आदमी को छोड़ दिया और थामली की ओर चल पड़ा। फुक्तियन थुआट, उसकी उंगलियों से प्रकाश संघनित हुआ, जो हल्के से हो लोक के सिर को छू रहा था। सील तुरंत टूट गई। हो लोक ने अपने शरीर को झुकाया, भारी सांस ली जैसे कि उसे अभी अभी मुक्त किया गया हो। जब उसे होश आया और उसने उन दो लोगों की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, महान अमर। मुझे लगा कि मैं इस बार बच नहीं पाऊंगा। हुहु। थमली के मुंह का कोना फड़क उठा। यह बड़ा आदमी अभी भी पहले की तरह कमजोर था, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा था। हो लोग तब तक रोया जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया और उसने अपने आंसू पोंछे। फिर थमली को करीब से देखा। आह, तुम। थमली ने सिर हिलाया। हाँ, यह सही है, यह मैं हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हें धमकाने नहीं आया हूँ। उसने अपने बगल में खड़े 3 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। उनको क्या हो गया है? यह एक लंबी कहानी है, लेकिन यह सब अमर साधकों के एक संप्रदाय द्वारा उत्पन्न आपदा से उपजा है। हुलू ने कहा। 3 महीने पहले फू शेंग सेक्ट नामक एक छोटे से कल्टीवेटर ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। तब सभी को लगता है कि कुछ गलत था। व्युत्पन्न पहाड़ के देवता और धरती के देवता बहुत ज्यादा नहीं हैं। उन्हें 2 बार आमंत्रित किया गया, एक बार पकड़ा गया और फिर कुछ और छिटपुट तरीके से पकड़े गए, इसलिए अब बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। यह बोलते हुए हो लोक ने फिर से अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया। मुझे डर है कि राजधानी के चारों ओर 100 मील के दायरे में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैं शहर में एक भीड़-भाड़ वाली जगह में छिपने के लिए रुका था, लेकिन आज मैं पकड़ा गया। अगर तुम लोग न होते। हुहु, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता। शेनली हैरान थी। चाहे तुम पृथ्वी अमर कितने भी बुरे क्यों न हो, तुम फिर भी अमर हो। तुम्हारी जादुई शक्ति मजबूत नहीं है, लेकिन यह इतनी कमजोर भी नहीं है। क्या तुम एक नरम खुरमा हो जिसे लोग अपनी इच्छा से गूंथ सकते हैं? हुलू ने शिकायत के साथ शेनली को देखा। ऐसा नहीं है कि तुमने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि मजबूत जादुई शक्ति वाले पृथ्वी अमर भी पहले विरोध कर चुके हैं। यह सिर्फ इतना है कि दूसरे पक्ष के पास अमर से निपटने का एक विशेष तरीका है, जैसे कि यह अमर बंधन तकनीक। एक बार जब आप स्थिर हो जाते हैं, तो चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, आप बच नहीं सकते। इसके अलावा मैंने एक स्थानीय अमर को यह कहते हुए सुना कि अमर साधकों के इस संप्रदाय के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें अमर तकनीकों की तरह नहीं हैं। लेकिन उसने थामली को कुछ बार देखा और झिझकते हुए कहा, यह दानव क्षेत्र की तकनीकों की तरह है। अध्याय 33। दानव दुनिया का जादू। थामली की आंखें काली पड़ गईं। दानव क्षेत्र ने स्वर्गीय क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। हालांकि कबीले में ऐसे लोग थे जो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन दानव राजा द्वारा लागू की गई सभी नीतियां बहुत न्यायपूर्ण थी और दानव कबीले के हितों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसलिए
किसी का भी स्वर्गीय क्षेत्र के साथ कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। स्वर्गीय क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि दानव क्षेत्र दुष्ट मन वाला है, भले ही वे 1000 साल तक समर्पण कर दें। यह सिर्फ कांटों पर लेटने और बदला लेने के मौके का इंतजार करने की बात है। लेकिन दानव क्षेत्र में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आई है, इसलिए वे बेकार लोग गलती नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इस बार अगर स्वर्गीय क्षेत्र को पता चलता है कि पृथ्वी अमर को पकड़ लिया गया है, तो इसका दानव क्षेत्र से कुछ संबंध है। भले ही उस विवाह संबंध के आधार पर अगर उन्हें कुछ सबूत मिल जाए, तो स्वर्गीय क्षेत्र के लोग अभी भी सोचेंगे कि दानव जाति दुष्ट मन वाली है, विनाश के योग्य है। दानव राजा और उसके कुल के लोगों को बदनाम कर दिया गया और दोनों दुनियाओं के बीच पहले से ही कमजोर विश्वास को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगेगा। हालांकि शेन ली को लगा कि स्वर्गीय क्षेत्र के लोगों के खिलाफ जाना कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वह दूसरे लोगों की बदनामी के कारण उनके खिलाफ हो जाती है, तो उसे यह महसूस होने से बचाना मुश्किल होगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, जिससे वह असहज हो जाएगी। अपनी वह जल तकनीक हटाओ। थाम ली नेता के पास गया और हान ची से कहा। हान ची ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वरिष्ठों को आदेश देना अच्छी आदत नहीं है। ऐसा कहकर उसने आज्ञाकारी होकर उस व्यक्ति पर से जादू हटा दिया। थाम ली ने उसकी कमीज खींची और उसे मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बिना कुछ कहे वह काले कपड़े पहने आदमी के पेट पर बैठ गई, दोनों पैरों से उसकी बाहों पर कदम रखा, फिर उसकी ठुड्डी को दबाया ताकि वह अपनी जीभ न काट ले या जहर न निगल ले। मैं हर सवाल सिर्फ एक बार पूछूंगी। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगी और तुम्हें उसे निगलने दूंगी। गिन लो तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं। उसकी आंखें ठंडी थी। हान जी को पता था कि वह धमकी नहीं दे रही थी या मजाक कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसने जो कहा था, उसके रूप में, दानव क्षेत्र के एक राजकुमार के रूप में, जब यह बेरहमी थी कि उसका प्रदर्शन कभी भी कमजोर नहीं था, तो शेन ली से दूर जाने के लिए किलों के साथ काम करने के लिए सख्त रूप से जवाब नहीं दे रहा है। शेन ली के दूसरे हाथ ने काले रंग के आदमी की कमर को छुआ और एक हथौड़ा निकाला। उसने बहुत कुशलता से अपनी हथेली में हथौड़ा घुमाया, यह देखते हुए कि शेन ली की चाकू की नोक गिरने वाली थी और उसकी उंगली को काटकर 2 शब्दों को काट रहा था, प्ली। उसके चेहरे पर नसें लगातार कीड़े की तरह थी। अंत में उसकी आंखें फट गईं। उसके गले ने एक दर्दनाक चीख को बाहर कर दिया। शेन ली केवल सुन सकता था, बूम की आवाज। उसके हाथों पर खून और मांस लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी गर्म हो गया। थाम ली ने उस लाश को देखा जिसका सिर उड़ा दिया गया था। उसने हथौड़ा फेंक दिया और खड़ी हो गई। काले कपड़े पहने आदमी का शरीर अचानक रेत की तरह दिखने लगा, जो उसके कपड़ों से बहकर जमीन पर गिर रहा था। लाश पूरी तरह से गायब हो गई। उसे पहले शाप दिया गया होगा। उसने कारण देखा, यदि आप इन सवालों का जवाब देते हैं तो आप मर जाएंगे। लोग इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया और वह जमीन पर बैठ गया। क्या शातिर जादू है। हान ची की आंखें गहरी सोच में थी। उसने अपना सिर घुमाकर काले रंग के 2 बचे हुए लोगों को देखा। तभी उसे पता चला कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्होंने अभी अभी आत्महत्या कर ली होगी। यह सिर्फ मरना इतना भद्दा नहीं था। जाहिर है थाम ली को भी यह पता चल गया था। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, सभी सुराग गायब हो गए हैं। उससे पहले मैंने गलती से यह सुना था, लू ने झिझकते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वे पकड़े गए पृथ्वी अमरों को एक विशाल झरने और बेलों से ढकी चट्टान वाली एक गुफा में ले जाना चाहते हैं। यहाँ के आसपास 100 मील के भीतर केवल किंग्याई गुफा हवेली ही उनके वर्णन के अनुरूप है। शेन ली आगे बढ़े। चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं।
अगर वहां अन्य पृथ्वी अमर हैं, तो हम उन्हें पहले बचा सकते हैं। जिंगजी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सांप को चौंकाने से बचने के लिए चलो खुद को इन लोगों के रूप में छिपाते हैं। एक बार जब हम उस गुफा हवेली के करीब पहुंच जाते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं जादू और संरचनाओं को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। मैं लड़ाई करूंगा। जिंगजी ने यह सुनकर हंसा और सुविधाजनक रूप से एक लकड़ी की छड़ी उठाई और शेनली के सिर पर थपथपाया। युवती, तुम्हें सावधान रहना होगा। शेनली टेपिंग से दंग रह गया। उसने अपना सिर रगड़ा और बिना कुछ कहे दूर चला गया। इससे पहले हान ची ने जानबूझकर यह बात उसके सामने छिपाई थी, लेकिन अब जब यह सब उजागर हो गया था, तो हान ची का दुष्ट स्वभाव भी पूरी तरह से प्रकट हो गया था। जब उसने उसके सिर पर दस्तक दी, तो उसकी आवाज की टोन हान वान से अलग नहीं थी, जिससे थाम ली का दिल लगातार धड़कने लगा। वह वास्तव में उसे खींचकर ले जाना चाहता था और उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। कोई उसके जैसा कैसे हो सकता है, जो लोगों को मना भी कर सकता है और बहका भी सकता है। शेनली ने अभी शिकायत करना खत्म भी नहीं किया था कि अचानक उसने अपने कपड़े बदलते हुए देखे। एक साफ सुथरे काले अंगरखे में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले काले कपड़े पहने हुए लोग पहने हुए थे। जिंगजी ने अपनी लकड़ी की छड़ी फेंक दी और एक मानव आकृति में बदल गया, नेता का रूप। फिर उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। तंग काले कपड़ों ने उसे साफ सुथरा बना दिया। वह व्यक्ति जो आमतौर पर आलसी और इत्मीनान से रहता था, अब थोड़ा और वीरतापूर्ण दिख रहा था। शेनली ने अपना गला साफ किया। चलो चलें, हुलू के रास्ता दिखाने के साथ कुछ लोग जल्दी से 100 मील दूर किंग्या गुफा हवेली में पहुंच गए। गुफा एक झरने के अंदर थी। शेनली अनजाने में इस तरह पानी के पर्दे से गुजरने में असहज महसूस कर रहा था, लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था। वह केवल अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ सकता था। उसने कुछ नहीं कहा। हुलू के पीछे पीछे विशाल जल पर्दे में चली गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब वह जल पर्दे के पीछे से गुफा में बाहर निकली, तो उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया। अपने सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई देखी, फिर अचानक बुझ गई। शेनली ने अपना सिर घुमाकर जिंगजी को देखा। उसने अभी भी अपनी आंखें आगे की अंधेरी गुफा से नहीं हटाईं और चलना जारी रखा। फिर चलो, ऐसा अभिनय करो जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंधेरे रास्ते से सबसे गहरी जगह तक, कुछ कदम नीचे, अचानक उसकी आंखों में चमक आने से पहले एक बड़ा लाल दरवाजा अचानक सामने आ गया, जिसने रास्ता रोक दिया। हुलू ने कहा कि यह जगह पहले एक बड़े राक्षस का निवास स्थान था। राक्षस का स्वभाव बुरा नहीं था। नदी का पानी पृथ्वी अमर के साथ कुएं के पानी में बाधा नहीं डालता था। बस इस बार किसी अज्ञात कारण से यह पृथ्वी अमर के लिए एक पिंजरा बन गया। दरवाजे के सामने खड़े कुछ लोगों को ज्यादा देर नहीं हुई थी जब दरवाजा थोड़ा खुला। कमांड टोकन, अंदर बैठे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने काले कपड़े पहने आदमी पर लगा टोकन नहीं छीना। शेनली की आंखें काली पड़ गईं और वह आगे बढ़कर दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन जिंगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका सिर हिला दिया। नेता एक लकड़ी की छड़ी में तब्दील हो गया और आगे बढ़ा, जैसे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो, और दरवाजे को पकड़ लिया। अंदर का व्यक्ति थोड़ा चौकन्ना था। क्या गड़बड़ है? संप्रदाय गुरु। लकड़ी की छड़ी से एक आवाज निकली जो बिल्कुल उस व्यक्ति की मरने से पहले की आवाज जैसी थी। अंदर के व्यक्ति ने यह सुना, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और दरवाजा खोल दिया। हान ची ने थाम ली को छोड़ दिया। अब थाम लाई को यह बात समझ में आ गई। उसने अपना शरीर थोड़ा हिलाया,
रेंगते हुए दरवाजे से अंदर आया और गार्ड को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। दाईं ओर एक गार्ड था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, थाम लाई ने अपना हाथ चाकू की तरह घुमाया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। दोनों गार्डों से आसानी से निपटा गया। हान ची ने हूँ लोग से कहा, अंदर का हिस्सा हमें सौंप दो, तुम आराम करने के लिए अपने इलाके में लौट सकते हो। अंदर के पृथ्वी अमर भी मुक्त हो जाएंगे। हूँ लोग थोड़ा हिचकिचाया, वे बहुत शक्तिशाली हैं। क्या तुम सब ठीक हो, या मुझे तुम लोगों के साथ अंदर जाना चाहिए? हान ची हंसा। थाम ली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपको दूसरे पक्ष की चिंता करनी चाहिए। हान ची ने काले कपड़े वाले आदमी को वापस लकड़ी की छड़ी में बदल दिया और उसे हो लोग के हाथ में दे दिया। इसे आत्मरक्षा के लिए ले लो। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह मुड़ा और गुफा में चला गया। हुलू ने उलझन में अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी को देखा। वह इस चीज से अपना बचाव कैसे कर सकता था? शेन ली ने जिंगजी की ओर देखा। आखिरकार वह एक प्राचीन देवता है, फिर भी वह किसी को इतना तुच्छ उपहार देता है। जिंगजी हंसा। अगर वह उस लकड़ी की छड़ी को फेंक नहीं देता, तो 100 मील के भीतर कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। हान जी ने सोचा, यह सुराग देने के लिए उसका धन्यवाद था, और पिछली बार मानव क्षेत्र में बचाव के लिए विशेष रूप से आने के लिए भी उसका धन्यवाद था। हालांकि बचाव सफल नहीं हुआ था। लंबी दूरी तक चलने के बाद शेन ली ने आखिरकार आगे कुछ रोशनी देखी और आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने देखा कि यह जगह एक बहुत बड़ी गुंबद के आकार की पत्थर की गुफा थी, जिसके नीचे पानी नीली रोशनी को दर्शाता था, जिससे पूरी गुफा नीले रंग से भर गई थी, और पत्थर की दीवारों के चारों ओर लगभग 10 मंजिलों तक जाने वाले रास्ते थे। पकड़े गए पृथ्वी अमरों को एक लोहे के पिंजरे में कैद किया गया था, जिसे ऊपर से नीचे उतारा गया था, जिससे गुफा में एक लंबी श्रृंखला बन गई थी। प्रत्येक पिंजरे के बाहर प्रकाश की एक पतली परत थी, ठीक वैसे ही जैसे हूँ लोक पर पहले अमर बंधन तकनीक थी। पत्थर की दीवार के चारों ओर पथ पर काले कपड़े पहने कई आदमी आगे पीछे भाग रहे थे। वह नहीं जानता था कि वह क्या ले जा रहा है। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी, उसे कैसे बचाया जाए? हान ची ने हंसते हुए कहा, यह वैसा ही है जैसा तुमने पहले कहा था। जादुई संरचनाएं मेरे लिए छोड़ दो और लड़ाई तुम्हारे लिए छोड़ दो। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और सांप जैसी एक सुनहरी रोशनी ऊपर से पिंजरे के चारों ओर लिपट गई। तोड़ो! उसकी कोमल आवाज पूरी गुफा में फैल गई और अमर बंधन तकनीक तुरंत टूट गई। व्यस्त काले कपड़े पहने लोगों ने अभी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लकड़ी के बक्से को हिलाने वाले कुछ लोग और भी घबरा गए। उनमें से कुछ ने कृपाण पकड़ ली और इस तरफ हमला कर दिया। शेन ली का चांदी का भाला पहले से ही उसके हाथ में था। जिंगजी झुक गया और लोहे के पिंजरे की तरफ कूद गया। उसे नीचे के पिंजरे से खोलना शुरू कर दिया। सभी पृथ्वी अमरों को रिहा करने के बाद थाम ली ने सभी काले कपड़े पहने लोगों की भी देखभाल की, जबकि अन्य पहले ही भाग चुके थे। पृथ्वी अमरों ने कृतज्ञता में अपने सिर झुकाए। यह जगह लंबे समय तक रहने के लिए सुविधाजनक नहीं है। हान ची ने कहा, चलो बाहर बात करते हैं। सूरज की रोशनी को फिर से देखकर कई डरपोक पृथ्वी अमर लगभग रोने लगे। उन्होंने हान ची को और भी अधिक धन्यवाद दिया, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी ने भी शेन ली को धन्यवाद नहीं दिया। शेन ली ने पहले तो इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि पहले पकड़े गए पृथ्वी अमर कहाँ हैं? तभी पृथ्वी अमर की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। थोड़ी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। उनमें से एक युवक थाम लाई की ओर इशारा करके बोला, इस दानव कबीले वाले में अभी भी पूछने की हिम्मत है। तुम्हें नहीं मालूम कि वे कहाँ चले गए?
जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके बगल में किसी ने तुरंत उसकी शर्ट खींची। अच्छा हो या बुरा, तुमने हमें बचाया, ऐसा मत करो। थाम लाई की आंखें गहरी हो गईं। मैं बस एक बार कहूंगा, पृथ्वी अमर को कैद करने का मामला हमारे दानव कबीले से कोई लेना देना नहीं है। आज मुझे गलती से पता चला। बकवास। शायद बहुत लंबे समय तक कैद में रहने के बाद उसे आखिरकार रिहा कर दिया गया। उसके दिल में चिंता गुस्से में बदल गई। युवक ने थाम ली को बीच में टोकते हुए कहा, यह आप दानव कबीले के लोग हैं जो इतना अत्याचारी व्यवहार कर रहे हैं। अप्रत्याशित, हमेशा बुराई की योजना बनाता रहता है। इस बार हमें पकड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। कौन जानता है कि अगली बार वह लोगों को पकड़ने के लिए स्वर्ग जाएगा। तुम में से कोई भी राक्षस अच्छा नहीं है। तुम्हारा शैतान राजा तो और भी ज्यादा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, थामली पहले से ही उसके सामने खड़ा था। एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा रहा था। अगर तुमने एक और बदतमीजी भरी बात कही तो मैं, बिचथोंग वोंग, निश्चित रूप से तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन से अलग कर दूंगा। अध्याय 34। शेनली की आंखों में लाल रोशनी देखकर गला घोंटने वाला युवक डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। उसके बगल में मौजूद पृथ्वी अमर भी बहुत डर गए और जल्दी से माफी मांगी। शेनली को उस व्यक्ति को छोड़ देने की सलाह दी। हालांकि शेनली ने सुना नहीं और धीरे धीरे अपनी उंगलियां कस ली। दूसरे व्यक्ति का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। इस समय जिंगजी ने अस्वीकृति में भौहें सिकोड़ी और पुकारा, शेनली। उसकी आंखें थोड़ी डूब गईं। थामली ने केवल उसे देखा, उसे जाने नहीं दिया, लेकिन बल पहले ही थोड़ा पीछे हट चुका था। क्रूर, क्रूर और बर्बर। एक मौका पाकर युवक ने कुछ शब्द बोलने के लिए संघर्ष किया। थामली ने ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, मैं मूल रूप से तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जब से तुमने मुझे इस तरह फंसाया है, मैं इस अपराध को भी स्वीकार कर लूंगी। क्या तुम मुझे थोड़ा और वास्तविक रूप से मरने दोगे? यह कहने के बाद उसने अपनी पांचों उंगलियों का इस्तेमाल बल लगाने के लिए किया। युवक का चेहरा और भी बैंगनी हो गया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके पास खड़े पृथ्वी के अमर प्राणी घबराकर चिल्ला उठे। कोई इतना डर गया कि वे रोने लगे। इस समय एक हाथ ने शेनली की कलाई पकड़ ली। जिंगजी ने उसे जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि केवल सलाह दी, यदि आप उसे मार देते हैं तो दानव क्षेत्र का नाम साफ करना और भी मुश्किल हो जाएगा। शेनली का दिल और भी निराश हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस आदमी का मुंह बकवास से भरा है। इसने हमारे लोगों को अपमानित किया है, हमारे राजा को अपमानित किया है और हमारे दानव कबीले पर कुछ ऐसा झूठा आरोप लगाया है जो हमने नहीं किया। अगर हम उसे नहीं मारते हैं तो हमारे दिलों में गुस्सा कम करना मुश्किल होगा। शेनली, जिंगजी ने धीरे से आह भरी, बेहद असहाय महसूस कर रही थी। शेनली को इस पृथ्वी अमर को मारने के खतरों के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता था, लेकिन दानव कबीले को हमेशा ऐसे लोगों द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाया गया है जो इस तरह की बकवास करना पसंद करते हैं। हर बार उन्हें सहना और खुद को संयमित करना पड़ता है। वह कैसे तैयार हो सकती है? शेनली ने अपने दांत पीस लिए और अंत में अपने हाथ से बल का प्रयोग किया। इस पृथ्वी अमर को दूर फेंक दिया, रुकने से पहले कई पेड़ तोड़ दिए। दूसरे आदमी की आंखें घूम गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक स्थानीय अमर व्यक्ति दौड़कर आया और उसने देखा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। यह सिर्फ कुछ शब्द थे, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्या आप दानव कबीले के लोग थोड़ा अधिक सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकते? सहानुभूतिपूर्ण? शेनली ने केवल यह महसूस किया कि पृथ्वी के अमर का यह समूह बेहद हास्यास्पद था।
उनकी आवाज़ों ने जादू की शक्ति को आगे बढ़ाया, जिससे सभी के दिमाग कांप गए। कुछ कमज़ोर रूप से उनके कानों को ढक दिया, उनके चेहरे को दर्द दिखाया गया। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखता। जब वह अपने जादू की शक्ति को छोड़कर, तो वह पूरी तरह से संचालित हो सकती थी, लेकिन एक जादू की शक्ति उसकी पीठ को खींचते हुए शेनली ने केवल उसके कंधे को एक गर्म छाती के खिलाफ दबाया। जिंगजी के शरीर पर गर्मी और सांस ने उसे अचानक घेर लिया, जैसे कि किसी तरह के जादू को डाला गया था, जैसे कि एक शांत हवा जो कि जहर की कोहरे से उड़ा रही थी, जिससे उसके दिल में ही असहमति हो जाती है। मतलब यह मामला निश्चित रूप से दानव कबीले का काम है। हो सकता है कि कोई चाल खेल रहा हो, जानबूझकर स्वर्गीय राक्षसों और राक्षसों के बीच संबंधों को निंदा कर रहा है। दुनिया, मुझे आशा है कि आप साथी अमर लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे ताकि दुष्टों के जाल में न फंसें। हान ची की आवाज़ दृढ़ और स्पष्ट थी, जिससे थाम ली अनजाने में अपना दिमाग खो बैठी। लेकिन अपने सामने पृथ्वी अमरों के समूह को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में हान ची के हाथ को दूर धकेल दिया। थाम ली उसकी छाती से बच गया, घूमा और घूर कर देखा, फिर दूसरी दिशा में चला गया। चलते समय उसने अपने पैरों के नीचे घास और पत्थरों को लात मारी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो गुस्से में है। हान ची ने उसकी पीठ को देखा और आह भरी, अपना सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराया। वह जल्दी से पीछा करने के लिए नहीं गया, बल्कि पीछे मुड़ा और पृथ्वी अमरों से बात करना जारी रखा। आप सभी के साथ ईमानदारी से कहूँ तो मैं हाल ही में कुछ समय के लिए दानव क्षेत्र में था। दानव क्षेत्र के लोग उतने युद्धप्रिय और खूनी नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। उनके व्यक्तित्व बहुत उदार हैं और उनके कार्य सीधे और निर्णायक हैं। इसके अलावा सैन्य शिविर में किसी बड़े सैन्य अभियान की कोई तैयारी नहीं थी। हर कोई इस बारे में सोचो, अगर पृथ्वी अमर को पकड़ना वास्तव में दानव जाति का काम था, तो उन्होंने स्वर्गीय क्षेत्र के साथ युद्ध की तैयारी की होगी। लेकिन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी के बिना यह तैयारी बिल्कुल असंभव होगी। पृथ्वी अमर ने उसे सुना और गहरी सोच में पड़ गए। सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, इस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार हाल ही में दानव क्षेत्र में जाने वाले एकमात्र लोग स्वर्ग के सम्राट फू रोंग जून हैं। जिस महिला ने खुद को राजा बी शांग शेनली कहा, क्या यह हो सकता है कि वे वास्तव में एक युगल हैं? जिंगजी की भौहें थोड़ी हिल गईं। उसने अपने सिर को पीछे देखने के लिए झुकाया और देखा कि शेनली एक पेड़ से झुककर झरने को देख रही थी। वहां आवाज तेज थी, वह शायद कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। हान ची ने अपना सिर घुमाया, उसके होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और बोला, फोर्ट डुंग क्वान और बिचथुओंग वोंग की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उसने दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते से इनकार नहीं किया। बूढ़े ने सिर हिलाया, अगर यह अमर राजा के शब्द हैं, तो यह सच होना चाहिए। बी शांग का राजा दानव कबीले के प्रति समर्पित है, लेकिन क्योंकि वह बहुत सुरक्षात्मक है, वह उससे दानव कबीले को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी शब्द को नहीं सुन सकता है। इसी बात पर वह अभी क्रोधित हो गई। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे, हान ची ने हंसते हुए कहा। अगर हम ईमानदारी और सहनशीलता की बात करें, तो मैं उसकी तरह अच्छी नहीं हूँ। इसलिए राजा बी शांग के शब्दों पर भरोसा किया जा सकता है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। अमर राजा वास्तव में राजकुमार के प्रति अच्छे हैं, उन अफवाहों की तरह नहीं जो मैंने पहले सुनी थी। हाँ। बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि वह जोर से हंस पड़ा। हान ची ने सोचा, उसके होठों का वक्र थोड़ा पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें नीची की और धीरे से कहा, क्योंकि वह इसके लायक है। पकड़े जाने के मामले के बारे में पूछने के बाद
हान ची ने पृथ्वी अमर को अपने क्षेत्र में वापस जाने का निर्देश दिया। थोड़े समय में वे काले कपड़े वाले लोग शायद फिर कभी नहीं आएंगे। उनसे कहो कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग को इसकी सूचना दें। अमर लोगों के समूह को तितर बितर करते हुए हान ची धीरे धीरे थामली के पीछे चला गया। इससे पहले कि वह पुकार पाता, थामली ने पहले ही उसकी उपस्थिति का पता लगा लिया था और अपना सिर पीछे की ओर घुमाकर देखा। क्या वे सभी चले गए हैं? हान ची ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि लोगों का एक समूह था जिन्हें पहले ले जाया गया था, शायद दक्षिण की ओर। वे अपना सही स्थान नहीं जानते। यह आपके स्वर्गीय क्षेत्र का मामला है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप लोगों को बचाना चाहते हैं तो स्वयं जाइए। मैं यंगज़हौ जा रहा हूँ। यह कहने के बाद थामली बादलों पर सवार होकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने पाया कि हान ची अभी भी उसका पीछा कर रहा था। थामली ने अपना सिर घुमाया और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हान ची असहाय होकर हंसा। डोंग चाओ भी दक्षिण में है। हम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। थाम लाई चुप हो गया। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में गुस्से में था, लेकिन उसे भगाने की कोई जल्दी नहीं थी। हान ची ने कुछ देर तक उसका पीछा किया। उनके बीच की दूरी और कम होती जा रही थी। अंत में उसने थामली की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? थामली ने ठंडे और जिद्दी अंदाज में कहा, नहीं, लेकिन पेट ने आवाज करके जवाब दिया। उसके होठों का कोना फड़क उठा जब उसने अपने बगल में बैठे हान ची को जोर से हंसते हुए सुना। थामली का दिल और अधिक व्यथित हो गया। वह बादलों पर सवार होकर उड़ जाना चाहती थी, लेकिन हान ची ने उसकी कलाई पकड़ ली। नीचे एक घर है, चलो कुछ खाने के लिए रसोई बना लें। बहुत समय हो गया है जब से मैंने अनाज खाया है और मैं थोड़ा उदासीन हूँ। शेनली की आंखें थोड़ी हिल गईं। तुमने इसे पकाया है? जिंगजी ने हल्के से मुस्कुराया, मैंने इसे पकाया है। नीचे आओ। जिंगजी ने जो खाना पकाया, शायद यह कहा जाना चाहिए कि जिंग युन ने इसे पकाया, इसने लोगों को वास्तव में उदासीन महसूस कराया। यह पहाड़ी घर सड़क के किनारे बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि राहगीर इस जगह को आराम करने के लिए उधार लेते थे। बाहर कुछ टेबल थे और उसके बगल में चाय शब्द के साथ एक बड़ा बोर्ड लटका हुआ था। इससे पहले कि थाम ली और हान ची बैठ पाते, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला किसान की पत्नी के वेश में घर से बाहर आई। क्या आप दोनों चाय पी रहे हैं? उसने उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैडम, हमें जाने की जल्दी है। क्या हम कुछ खाना पकाने के लिए रसोई उधार ले सकते हैं? किसान की पत्नी ने पलक झपकाई और उन दोनों को देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, आप जो भी खाना चाहते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। हैंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन खाने में बहुत नखरे करती है। मुझे डर है कि आप जो बनाएंगे वह उसके स्वाद के अनुरूप नहीं होगा। हम आपको पैसे देंगे। किसान की पत्नी एक पल के लिए चुप रही। ओह, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रसोई साफ करने जाऊंगी। तुम लोग पहले चाय पियो। यह कहकर वह विनम्रतापूर्वक कप लेकर आई और उनके लिए चाय बनाई। फिर जल्दी से रसोई में चला गया। काली दुकान। शेनली ने कप के किनारे को छुआ और कहा, क्या महाराज डरे हुए हैं? शेनली ने अपना सिर उठाया और अपने हाथ में सारी चाय पी ली। मुझे लगता है कि वे अभी भी दिव्य भगवान की तरह काले नहीं हैं। हान ची ने हल्के से मुस्कुराया, महाराज अब ठीक हो गए हैं। किसान की पत्नी के साफ सफाई खत्म करके घर से बाहर निकलने का इंतजार करते हुए दोनों लोगों को अभी भी सीधे बैठे देखकर उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दी, लेकिन वह मुस्कुराई और चली गई। सब कुछ साफ हो गया है। युवा स्वामी, आगे बढ़िए। उसने चायदानी उठाई। उसे लगा
कि उसमें सिर्फ आधा बर्तन पानी बचा है, और उसने 2 लोगों को थोड़ा हैरान भाव से देखा। शेन ली ने उसके सामने चाय की चुस्की ली। क्या हुआ? किसान महिला मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस इतना है कि इस सुनसान जगह पर आकर तुम्हें थकान महसूस नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य वाकई अच्छा है। शेन ली मुस्कुराई। बुरा नहीं है। तुमने करीब 1 लाख राक्षसी जानवरों और राक्षसों को मार डाला है। किसान महिला की आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। तुम सच में मजाक करना जानती हो। थाम ली हानची जितनी धैर्यवान नहीं थी, नहीं उसे उसकी तरह रहस्य पसंद था। उसने तुरंत किसान महिला की गर्दन पकड़ी और उसे मेज पर दबा दिया। मुझे मजाक करना पसंद नहीं है। यह कहने के बाद उसने चायदानी उठाई और किसान महिला के मुंह में डाल दी। किसान महिला ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब वह आवाज नहीं निकाल पा रही थी। थाम ली द्वारा डाली जाने के बाद वह तुरंत बेहोश हो गई और होश खो बैठी। शेन ली ने उसे हिलाया। किसान महिला के अंग सिकुड़ गए। उसकी त्वचा धीरे धीरे चिकनी हो गई। उसकी पूंछ बाहर निकली और जमीन पर संघर्ष करते हुए एक हरे अजगर में बदल गई। अजगर के पूरे शरीर को शक्तिहीन करके जमीन पर फेंकते हुए शेन ली ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर आओ। अगर तुम और भागोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक छोटी लड़की उसके बगल में घास से रेंगती हुई बाहर आई। मत करो। मेरी माँ को मत मारो। उसकी आवाज कमजोर थी। उसकी चाल अभी भी अस्थिर थी। उसका निचला शरीर कभी सांप की दुम, कभी इंसान के पैर, आगे पीछे बदलते हुए। इससे पहले कि वह हरे अजगर के पास पहुंच पाती, वह पहले ही गंदे चेहरे के साथ जमीन पर गिर चुकी थी। हानची जोर से हंसा। जैसे ही वह उसे कुछ वाक्यों में चिढ़ाना चाहता था, उसने अचानक देखा कि थाम ली छोटी लड़की को उठाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी। उसे गंदे होने का डर नहीं था और उसने खुशी से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, तियो हाँ। छोटी लड़की ने थाम ली को अचंभे से देखा। डर के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं तियो हाँ नहीं हूँ। मुझे माफ करें। अध्याय 35। युवा लड़की का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। शेन ली के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब नहीं जानता था कि रुई वांग नाम का व्यक्ति और उसकी योजनाओं से कभी नुकसान नहीं हुआ था। पूछा, आपको कब गिरफ्तार किया गया था? क्या आपने देखा कि आपको कहाँ ले जाया गया था? जब उसने पूछा, तो उसकी आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई, जिससे छोटी लड़की डर से कांप उठी। उसके गुलाबी होंठ एक पल के लिए कांप उठे, लेकिन वह कोई शब्द नहीं बना सकी। मैंने तुम्हें नहीं मारा। थामली ने निराशा में आह भरी। हानची उसके पास खड़ा होकर हंसने लगा, जबकि थामली असहाय थी। छोटी लड़की के पैरों के पास अजगर का सिर हिल गया और थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, महान अमर, कृपया मेरी जान बख्श दो। उसने अपना सिर ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया। अभी अभी शेन ली ने अपना सिर सिर्फ कुछ बार हिलाया था, उसके बाद वह और सहन नहीं कर सकी। ताकत में अंतर को जानते हुए अजगर और भी ज्यादा सम्मानपूर्ण हो गया। मेरी माँ और मैं शुरू में दूसरों को इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, लेकिन यह वास्तव में निराशाजनक स्थिति के कारण था कि हमने ऐसा कुछ किया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। बस पैसे ले लो और लोगों को जाने दो। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे आशा है कि आप मेरी जान बख्श देंगे, महान अमर। आप यहाँ कब से बेच रहे हैं? थामली ने सवाल बदलते हुए कहा, तुम ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हुए? यह कहते हुए अजगर ने आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चारों दिशाओं के पर्वत देवता और पृथ्वी देवता गायब होते रहते हैं। हम मूल रूप से यंग्सहो शहर से 30 मील बाहर पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। इस बच्चे का पिता एक नश्वर है। पहले
हम उसके पिता द्वारा उगाए गए भोजन पर निर्भर रहते थे और मैं पहाड़ों से कुछ जंगली मांस लाता था, इसलिए हम मुश्किल से जीवित रह पाते थे। लेकिन 3 महीने पहले हम जिस पहाड़ पर थे वहां कुछ हुआ। पेड़ सूख गए थे, हर जगह हवा खराब थी और घास नहीं उग पा रही थी। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए अजगर का दिल अभी भी डर से भरा हुआ लग रहा था। उसने आह भरते हुए कहा, पहाड़ के देवता एक के बाद एक गायब हो गए। बाद में मैंने पहाड़ पर मौजूद दूसरे राक्षसों से सुना कि उन्हें फू शेंग संप्रदाय नामक लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया है। यह फिर से फू शेंग संप्रदाय था। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ राजधानी के आसपास के लोगों को ही नहीं पकड़ रहे थे। पिछले वर्ष उभरे अमर लोगों के इस छोटे से संप्रदाय को इतने सारे पृथ्वी अमर लोगों को पकड़ने की क्षमता कहाँ से मिली? इसके अलावा वहां राक्षसी क्यूई भी थी। इस समय यहाँ तक कि थाम ली को भी संदेह होने लगा कि क्या दानव क्षेत्र में कोई दुष्ट इरादे वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं केवल इस बच्चे को यहाँ छिपाने के लिए ला सकता था। किसने सोचा होगा कि इस पहाड़ पर भोजन इतना कम होगा? अपनी हताशा में मैंने यह अंतिम उपाय सोचा कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए राहगीरों से पैसे और भोजन लूटूं। तुम्हारे पति कहाँ हैं? हान जी ने धीरे से पूछा, लेकिन यह फू शेंग संप्रदाय से संबंधित मामला नहीं था। वह मेरे पीछे यहाँ नहीं आया। एक नश्वर कैसे जीवित रह सकता है? आप। अजगर एक पल के लिए झिझका, फिर ईमानदारी से कहा, मुझसे शादी करने से पहले आप एक ताओवादी पुजारी थे। हालांकि आप आम तौर पर मेरे साथ रहते हैं, फिर भी आप राक्षसों को खत्म करने और ताओ की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। इस बार पहाड़ों में एक धुंध उठ रही थी। मेरी माँ और मैं यहाँ आने से पहले आप अपने शिष्य को यंगझौ में ला चुके थे। तुमने कहा था कि हवा इतनी तेज है कि शहर पर इसका असर जरूर होगा। यह सुनकर थाम ली दंग रह गया। इस सांप दानव ने नश्वर लोगों के साथ बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वह आदमी भी ताओवादी था। प्रेमी स्वाभाविक रूप से भिन्न होते हैं और इसके अलावा वे स्थिति से बंधे होते हैं, इसलिए उन दोनों का एक साथ रहना निश्चित रूप से बहुत कठिन होता है। एक पल के लिए थाम ली को इस अजगर के लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। जिस पल थाम ली चुप था, हान ची ने अचानक फैसला किया, अगर ऐसा है तो चलो अब डोंग चाओ चलते हैं। वह मंद मंद मुस्कुराया, मैं यह भोजन तुम्हारे लिए किसी और दिन पकाऊंगा। उसकी आवाज अचानक अंतरंग हो गई, जिससे थाम ली स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अस्वाभाविक रूप से खांसी। महान महान अमर, युवती ने अचानक कहा, क्या आप मुझे अपने साथ यंगझौ ले जा सकते हैं? मुझे अपने पिता और भाई कानन गोन की बहुत याद आती है। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे नहीं पता था कि यह अधीरता से था या शर्मिंदगी से। अगर शहर में कोई धुंध होती तो इन छोटे राक्षसों पर इसका बहुत बड़ा असर होता। हान ची मना करने ही वाली थी कि थाम ली ने तुरंत हामी भर दी। चलो चलें। उसने अपना सिर घुमाकर हान ची की ओर देखा, बस उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक ताबीज दे दो। निर्णायक लहजा, जिसमें बातचीत के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी गई। वह अब हान ची के साथ अकेले नहीं जाना चाहती थी। हान ची ने थाम ली को देखा, थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर हंसा और उस युवा लड़की के सामने चला गया। उसके माथे पर एक शब्द लिखा और कहा, एक बार जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो अगर आपको कुछ भी अस्वस्थ महसूस होता है तो मुझे बताना याद रखें। युवा लड़की ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। फिर उसका आकार थोड़ा बदल गया, एक छोटे हरे सांप में बदल गया जो शेन ली की आस्तीन में घुस गया। उसने अपना सिर बाहर निकालकर शेन ली को देखा। शेन ली हंसी, चलो चलें। जब वे यंगझौ पहुंचे तो सूरज पहले ही पश्चिम में डूब चुका था।
लेकिन सूर्यास्त की सुंदरता दिखाई नहीं दे रही थी। शहर घने काले धुंध से ढका हुआ था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो शेन ली को लगेगा कि वह दानव क्षेत्र में किसी जगह पर पहुंच गई है। हरे सांप की बात सुनकर जिंगशी ने कहा कि यंगझो शहर के अंदर और बाहर के सभी पृथ्वी अमर बिना किसी अपवाद के पकड़े गए थे, और बाहर के पहाड़ों में भी धुआं था, और पहाड़ों से हर दिन उड़ने वाला धुआं शहर में जमा हो गया था, जिससे यह ऐसा हो गया। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। दानव कबीले के लोग धुआं के लिए एक निश्चित अनुकूलनशीलता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन नश्वर शरीर निश्चित रूप से इस तरह के धुआं का सामना नहीं कर सकते। जैसा कि उसने कहा, शहर में एक महामारी फैल गई। बूढ़े से लेकर जवान तक कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं था। कभी कभार कुछ मजबूत लोग होते थे जो अभी भी सड़कों पर चल सकते थे, लेकिन समृद्ध जियांगन एक मृत शहर में बदल गया था। शेन ली की आस्तीन में छोटा सा सांप कांप रहा था। शेन ली ने उसे सहलाया जैसे कि उसे दिलासा दे रहा हो। हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे। वे कुछ देर तक सड़क पर चलते रहे। शेन ली ने जिंगजी से पूछा, क्या मियाज़मा को हटाने का कोई तरीका है? बेशक है। बस इतना है कि शहर में मियाज़मा पहाड़ों से प्रभावित है। यहाँ मियाज़मा को साफ करने से केवल लक्षणों का इलाज होता है। जंगल में मियाज़मा को साफ करने से जड़ का इलाज होता है। पहले लक्षणों का इलाज करें, फिर जड़ का इलाज करें। शेन ली ने दृढ़ता से कहा, इसे धीरे धीरे करना बेहतर है, बजाय इसके कि इसे बिल्कुल भी किया जाए। शेन ली की बात पूरी होने से पहले ही एक व्यक्ति अचानक उसके बगल से निकल आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा काला पड़ गया था। आखिरकार कोई तो यहाँ है। उसने उत्साह से अपना चेहरा ढक लिया, खुशी से रोने लगा। आखिरकार मैं किसी के आने तक रुक सकता हूँ। थाम लाई ने पूछा, आप कौन हैं? दूसरे व्यक्ति ने अपना चेहरा पोंछा जैसे कि वह रोने वाला हो। मैं भगवान फाट डंग हूँ। उसने अपने गंदे कपड़ों से अपना गंदा चेहरा पोंछा, जिससे उसका चेहरा और भी गंदा हो गया। फिर उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, फॉट डुंग क्वान। थाम ली ने अत्यधिक घृणा से भौहें सिकोड़ी, रास्ते से हट जाओ। अब मेरे पास तुम्हारी चिंता करने का समय नहीं है। भगवान फाट डुंग दंग रह गए, यह देखकर कि उनके बगल में भगवान हान ची ने भी उनकी ओर देखने से अपना सिर फेर लिया। यह बहुत ज्यादा है, उसने क्रोधित होकर कहा। इस अमर ने इस पूरे शहर को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। यदि यह अमर भगवान यंगझो शहर में नहीं आते तो यहाँ के लोग बहुत पहले ही धुंध में समा गए होते। केवल शुद्धिकरण जादू का उपयोग करके ही मैं स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम था। आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हान ची ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वास्तव में शुद्ध होने के निशान हैं। हान ची को खुद की पुष्टि करते हुए सुनकर फू रोंग जून के दिल में गुस्सा आक्रोश में बदल गया। मूल रूप से मैं थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका सामना करना पड़ा। अब जब मुझे इसका सामना करना पड़ा है तो मैं बस खड़ा होकर नहीं देख सकता। मैंने शहर को धुएं से मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन से भी कम समय में यह फिर से फैल गया। शहर में बहुत सारी बीमारियां थीं, और बीमारियां इतनी गंभीर थी कि उन्हें संभालना मुश्किल था। इसलिए मैं सभी हल्के बीमार लोगों को उत्तरी शहर के मंदिर में ले गया, उनके चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया, और हर दिन बाहर जाकर धुआं हटाने लगा। लेकिन हाल के दिनों में धुआं बहुत ज्यादा हो गया है, और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसे इतनी कड़वाहट से बोलते हुए सुनकर शेन ली ने तुरंत उसकी पोल खोल दी। जब तुम्हें इसका पता चला तो तुमने स्वर्गीय क्षेत्र को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? तुम्हें गिरफ्तार होने का डर है न? इसलिए मैंने विरोध करने की कोशिश की। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके बुरी ऊर्जा को शुद्ध करना चाहती थी,
लेकिन अब मैं और विरोध नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किसी को खोजने के बारे में सोचा, है ना? थामली ने उसकी ओर देखा। पूरे शहर को बचाते हुए तुम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फाट डुंग क्वान का गला भर आया। जब वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था, उसने अचानक हरे रंग की रोशनी की एक चमक देखी। एक युवा लड़की उसके सामने प्रकट हुई। क्योंकि उसके पैर अस्थिर थे, वह कुछ कदम लड़खड़ाती हुई चली। खुद को भगवान फाट डुंग की बाहों में फेंक दिया, लेकिन तुरंत पीछे हट गई। अमर भगवान, क्या आपने इस शहर में एक ताओवादी पुजारी को एक शिष्य का नेतृत्व करते देखा है? इस कोमल आवाज ने भगवान फाट डुंग को तरोताजा महसूस कराया। उसने ऊपर से नीचे तक कैन टिच को देखा, अपनी आड़ू के फूल जैसी आंखें सिकोड़ ली। बेशक मैंने उन्हें देखा है, वे सभी इस भगवान की बाधा के भीतर हैं। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? बेशक। जैसे ही उसने बात की, लॉर्ड फू रोंग ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारा नेतृत्व करने दो, यहाँ का धुआं तुम्हें अंधा कर रहा है। सावधान रहो कि रास्ता न देखो। शेन ली ने जिंग शी की कमर को गले लगाया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फिर लॉर्ड फू रोंग को आदेश दिया, जाओ, रास्ता दिखाओ। लॉर्ड फू रोंग ने गुस्से से शेन ली को घूरा, फिर मुड़कर आगे बढ़ गए। शेन ली को उम्मीद नहीं थी कि यह लॉर्ड फू रोंग, जिसे उसने हमेशा मूर्ख समझा था, उत्तरी शहर में मंदिर के चारों ओर एक अवरोध स्थापित करने की क्षमता रखेगा, जो अंदर अनगिनत आम लोगों के जीवन की रक्षा करेगा। बैरियर में प्रवेश करते समय सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए भगवान फाट डुंग का स्वागत किया। ऐसा लग रहा था कि वे उनके प्रति बेहद आभारी हैं। भगवान फाट डुंग ने गर्व से अपना सिर घुमाकर थाम लाई की ओर देखा, मानो अपनी खूबियों का बखान कर रहे हों। थाम ली ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कैने टीच बुरी तरह डर गया था और पूरे रास्ते उसकी प्रशंसा करता रहा। अमर भगवान बहुत अद्भुत हैं। अमर भगवान वास्तव में एक महान परोपकारी हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय कैने टीच ने कोने में दो लोगों को देखा और जोर से पुकारा, दौड़कर आया, पिता, कैना नगोन बड़े भाई। यह सुनकर थाम ली ने देखा, वह थोड़ा स्तब्ध थी। कैने टीच के पिता एक साधारण ताओवादी पुजारी लग रहे थे, लेकिन उसका कैने नगोन बड़ा भाई बिल्कुल अपने पिछले जीवन में ड्यू वोंग जैसा था। इस समय जिंग यान के बगल में गुलाबी रंग की एक महिला लेटी हुई थी। उसके रूप रंग को देखकर लगता है कि वह कोमा में चली गई होगी। उस महिला का रूप रंग कुछ हद तक उसके पिछले जीवन की ये शी से मिलता जुलता था। जिंग शी उत्सुकता से दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जिंग यान ने उसे केवल एक हल्की सी आवाज दी, शोर मत करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि कोई सो रहा है? जिंग शी स्तब्ध रह गया, नाराजगी से एक तरफ हट गया और अपने पिता की शर्ट खींच ली। इस दृश्य ने शेन ली को अनजाने में उस गुप्त कमरे में 3 लोगों के बीच के अजीब रिश्ते को याद दिला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछला जीवन खुद को दोहरा रहा है? शेन ली ने अचानक कहा, क्या वे अपना भाग्य दोहरा रहे हैं? जिंग जी ने अपना सिर हिलाया, यह सिर्फ एक संयोग है। जिंग शी की व्यथित अभिव्यक्ति को देखकर उसे अचानक जियाओ हे का ख्याल आया और शेन ली ने अनजाने में कहा, राजकुमार रुई के सम्राट बनने के बाद अपने जीवन की अनगिनत रातों में क्या ऐसा कोई पल था जब उसे एक ऐसी महिला याद आई जो एक नवोदित फूल की तरह थी, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसने खिलने का मौका खो दिया? उसे याद है, हान ची ने उत्तर दिया, सम्राट बनने के बाद शाही उद्यान कमल के फूलों से भर गया। थाम ली दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान ची उसे उत्तर देगा, लेकिन आश्चर्य के एक पल के बाद उसने आह भरी, हालांकि यह बेकार है। अगर ट्यू हा को पता चल जाए तो वह खुश होगी। कम से कम लोगों को यह याद तो है।